हे गाइज, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और आज की कहानी साल 2005 की है, जब ग्रीस में हेलियोस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बैठे सभी 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में जब घटना का असली कारण पता चला तो सभी लोगों के होश उड़ गए कि कैसे एक बटन के प्रेस करने से 121 लोगों की मौत हो गई। चलिए जानते हैं इस प्लेन क्रैश की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक रिपब्लिक के प्राग जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे बीच में ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर रुकना था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जर्गन मार्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाईओवर का एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे को पायलट 51 वर्षीय पैम्पोस चारलाम्बोस, जिन्हें 7,549 फ्लाईओवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। दोस्तों, डेली मेल के मुताबिक उड़ान भरने के 12 मिनट बाद, यानी कि 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिन्हें देखने के बाद दोनों पायलट के होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वह किसी टेक्निकल खराबी की वजह से उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से भी ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म को इस तरह से बजने का कारण दोनों पायलट को समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों पायलट ने एटीसी से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये सब बातें बता ही रहे थे कि तभी प्लेन के कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाज़ों से पायलट की आवाज़ एटीसी तक ढंग से पहुंच ही नहीं पा रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलट की दिक्कतें अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इधर ये सब बातें जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पैसेंजर को सांस लेने में तकलीफ़ें आने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गया। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर उनका एटीसी से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क साधने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। वहाँ प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। अब 10:45 हो चुके थे, लेकिन प्लेन अभी तक लैंड नहीं कर पाया। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में इन फाइटर जेट ने हेलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब भी चला गया, यह देखने के लिए कि आखिर इस प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। तब उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई भी नहीं बैठा है। वही मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर यह फाइटर जेट पीछे की ओर गया। वहां से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया,
लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात ये थी कि किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वह उन्हें कुछ ही पलों में पायलट की सीट पर बैठा हुआ देखा। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया और फिर प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट के राइट साइड इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। फिर 12:04 पर प्लेन एंथेस से 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रेमेटिका की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। फाइटर जेट के पायलट यह सब देखकर सदमे में चला गया, क्योंकि यह सारी घटना उसकी आंखों के सामने हुई थी। यह फ्लाइट उसके आंखों के सामने क्रैश हुई थी। इसके बाद ग्रीस में इस फ्लाइट के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला गया। लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग 2 घंटे पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब दोनों पायलट की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, तो प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था? जांच में पता चला कि पायलट की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो संभाल रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एंड्रियास की ही आवाज़ एटीसी को सुनाई दी थी। उन्होंने मेडे मेडे कहकर करीब 5 बार मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल फ़्लाइट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बावजूद वह प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। ज़रा सोच कर देखिए कि अगर यह विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश होता तो कितने जान माल का नुकसान होता। दोस्तों, एक्सपर्ट ने इस घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू की। प्लेन लेफ़्ट साइड में क्यों झुक गया, इसे लेकर पता चला कि प्लेन के लेफ़्ट साइड का फ्यूल ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र प्लेन के कॉकपिट के कंट्रोल पैनल की एक बटन पर पड़ी। ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने वाला। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब कुछ समझ आ गया कि यह हादसा कैसे हुआ होगा। दरअसल प्रेशराइज बटन एक पूरे जहाज़ में हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। इसी से बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहता है, ताकि प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। कभी इसे मैनुअल किया भी जाता है तो पायलट और को पायलट इसका पूरा ध्यान रखते हैं। फिर जांच आगे बढ़ी तो हादसे के मुख्य कारण का भी पता चला। दरअसल जब ये जहाज़ अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था, तो वहाँ सर्विस करने वालों में से किसी ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया। प्लेन उड़ाने के समय दोनों पायलट का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर है कि नहीं, जबकि यह मैनुअल मोड पर था। इसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी और विमान में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। पायलट ने इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन इस बटन पर उनका अभी भी ध्यान नहीं गया। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, जिससे दोनों पायलट बेहोश हो गए। वहीं सभी यात्री और क्रू मेंबर भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे। फिर ऑक्सीजन न मिलने के कारण
लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। प्लेन इसके बाद ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन एक शख्स अभी भी जिंदा था और वो था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। दरअसल एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर भी था, इसलिए उन्हें काफ़ी देर तक सांस रोकने का अनुभव था, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी भी हालत कुछ ही समय बाद ख़राब होने लगी थी। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि घटना के लिए सिर्फ एक ही बटन जिम्मेदार था और वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। अगर वह बटन ऑटो मोड में रहता तो शायद यह दुर्घटना नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसे भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।